नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। सीपी राधाकृष्णन बने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी थे विपक्षी उम्मीदवार। उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं संसद के सभी सदस्य। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 की ताजा रिपोर्ट हुई पब्लिश। मिलियन प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी में इंदौर आया पहले स्थान पर। अमरावती 310 लाख जनसंख्या वाले शहरों में आया अव्वल। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में मध्य प्रदेश के देवास ने मारी बाजी। और इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा पर किया हवाई हमला। कतर माना जाता है अमेरिका का करीबी सहयोगी। इजरायल का कहना है कि हमला वहां मौजूद हमास के डेलीगेशन को निशाना बनाने के लिए किया गया। आइए खबरों की शुरुआत करें। दोस्तों, देश को नए उपराष्ट्रपति मिल गए हैं। आइए समझते हैं पूरी खबर को। भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में इस बार एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन विजयी हुए। अब सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। आपको बता दें कि मतदान में उनके पक्ष में कुल 452 वोट पड़े। उनके सामने विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें 300 वोट मिले। आइए समझते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक उपबंध कौन कौन से हैं। दोस्तों, भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। इसमें साफ लिखा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो यानी पदेन सभापति बनाता है, जबकि अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए या वे अपने कर्तव्यों का पालन न कर पाए तो उपराष्ट्रपति अस्थायी तौर पर राष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभाते हैं। आइए अब समझते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव एक इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए होता है। इसका मतलब है कि आम जनता सीधे उपराष्ट्रपति को नहीं चुनती, बल्कि उनके लिए सांसद वोट डालते हैं। इस चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का उपयोग होता है। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद यानी चुने हुए और मनोनीत दोनों मतदान करते हैं। यहाँ एक खास बात है, राष्ट्रपति चुनाव में विधायक भी वोट डालते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ सांसद ही मतदान कर सकते हैं। यही वजह है कि यह चुनाव संसद के भीतर ही सिमटा रहता है। चुनाव की प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है, जब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने वाला होता है तो 60 दिनों के भीतर चुनाव कराना जरूरी होता है। इसके लिए चुनाव आयोग एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है, जो सामान्यतः लोकसभा या राज्यसभा का महासचिव होता है। यह अधिकारी सार्वजनिक नोटिस जारी करता है और उम्मीदवारों से नामांकन पत्र भरने को कहता है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के पास कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों ही लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए, यानी निर्वाचक गण में से ही होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार को 15,000 रुपए की जमानत राशि भी जमा करनी पड़ती है। जब नामांकन होता है तो निर्वाचन अधिकारी उसकी जांच करता है और योग्य उम्मीदवारों के नाम बैलेट पेपर पर छापे जाते हैं। इसके बाद सांसद वोट डालते हैं और जिसकी बहुमत से जीत होती है वही उपराष्ट्रपति बन जाता है। अब बात करते हैं योग्यता की शर्तों की। तो कोई भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति तभी बन सकता है जब वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो और वो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर बैठा है तो वो उपराष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य माना जाएगा। यानी वो सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए या ऐसी स्थिति में नहीं होना चाहिए जिससे उसे वेतन, भत्ता या आर्थिक लाभ मिलता हो। इस पूरी प्रक्रिया से चुना गया उपराष्ट्रपति संसद में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन होते हैं और सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के अनुपस्थित या असमर्थ होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वे अपने पद से इस्तीफा राष्ट्रपति को लिखकर दे सकते हैं या संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाए जा सकते हैं। दोस्तों, 10 सितंबर 2020 को शुरू हुई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY ने अब अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं। इस योजना का मकसद है भारत में मछली उत्पादन को बढ़ाना, मछुआरों की जिंदगी को बेहतर बनाना। शुरुआत में इसकी समय सीमा 2020 से 2025 तक रखी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया है। इस योजना को लागू करने का जिम्मा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड यानी NFDB के पास है। आइए योजना की खास बातों को जान लेते हैं।
देखिए, यह एक बड़ी अम्ब्रेला योजना है जिसमें दो हिस्से आते हैं। पहला है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्र सरकार उठाती है, और दूसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इन योजनाओं में केंद्र और राज्य मिलकर खर्च करते हैं। दोस्तों, इस योजना की बदौलत आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन करने वाला देश बन गया है और वैश्विक उत्पादन में लगभग 8% का योगदान देता है। इतना ही नहीं, अब तक लगभग 58 लाख लोगों को रोजगार मिला है और करीब 1 लाख महिलाएं सशक्त हुई हैं। आइए ये भी समझते हैं कि इस योजना में क्या क्या पहले हो चुका है। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिलाओं से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर 60% तक आर्थिक मदद दी जाती है। मछुआरों के तटीय गांवों को भी अधिक सुरक्षित और मौसम के अनुकूल यानी क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने पर जोर है। वहीं बायोफ्लॉक और RAS यानी रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीक से मत्स्य पालन को आसान और टिकाऊ बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि बायोफ्लॉक तकनीक में पानी में सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का संतुलन बनाकर मछलियों के अपशिष्ट को पोषण में बदल दिया जाता है, जिससे पानी साफ रहता है और फीड की लागत कम होती है। वहीं RAS सिस्टम में पानी को लगातार फिल्टर और रिसाइकल किया जाता है, जिससे कम पानी में ज्यादा मछली पाली जा सकती हैं और रोग नियंत्रण बेहतर होता है। दोनों तकनीकों से उत्पादन बढ़ता है, पर्यावरण पर दबाव कम होता है और मछुआरों को फायदा होता है। इतना ही नहीं, मछुआरों को आसानी से सरकारी लाभ दिलाने के लिए 2 प्लेटफॉर्म्स शुरू किए गए हैं। एक है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना PMMKSSY, दूसरा है नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP। इस योजना के तहत 100 ऐसे गांव विकसित किए जा रहे हैं जो मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से बेहतर तरीके से निपट सके। आसान भाषा में कहें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सिर्फ मछली उत्पादन बढ़ाने की योजना नहीं है, यह एक पूरी मुहिम है जो मछुआरों को रोजगार, महिलाओं को आत्मनिर्भरता, नई तकनीक और तटीय क्षेत्रों को सुरक्षा सभी एक साथ देने का काम करती है। ये योजना हमारे मछुआरों को सिर्फ जीविका नहीं बल्कि सुरक्षा, सम्मान और स्थिर भविष्य दे रही है। हाल ही में नेपाल में जेन जी के एक जबरदस्त आंदोलन ने काफी सुर्खियां बटोरी। दरअसल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया था क्योंकि वे स्थानीय कानूनों के तहत रजिस्टर नहीं हुए थे। इस फैसले के खिलाफ जेन जी यानी युवा वर्ग ने बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरकर विरोध करना शुरू कर दिया। यह प्रोटेस्ट इतना शक्तिशाली था कि युवाओं ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सिंह दरबार और सर्वोच्च न्यायालय तक पर कब्जा कर लिया और आगजनी कर दी। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों ने कई जगहों पर वाटर कैनन, आंसू गैस, रबर बुलेट्स और लाइव फायर का इस्तेमाल किया। इन झड़पों में अब तक लगभग 20 से ज्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है और सैकड़ों घायल हुए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर ये प्रोटेस्ट हुआ क्यों। हकीकत यह है कि जेन जी का यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन का नतीजा नहीं है बल्कि दशकों से जमा हुए असंतोष का विस्फोट है। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन तक को जला देना यह साबित करता है कि मामला सिर्फ फेसबुक या इंस्टाग्राम बंद होने तक सीमित नहीं था। असली गुस्सा उस असमानता और भ्रष्टाचार पर था जिसने युवाओं का भरोसा तोड़ दिया। सबसे पहले समझते हैं कि नेपाल की अर्थव्यवस्था का इसमें क्या रोल था। देखिए, नेपाल की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है। बेरोजगारी दर 2019 के 10.39% से बढ़कर 10.71% तक पहुंच गई है। महंगाई दर भी 4.6% से बढ़कर 5.2% हो गई है। आर्थिक असमानता इतनी है कि देश की कुल संपत्ति का 56% हिस्सा सिर्फ 20% लोगों के पास है। राजनीतिक अस्थिरता ने हालात को और बिगाड़ दिया है। जुलाई 2021 से जुलाई 2024 तक नेपाल में 3 प्रधानमंत्री बदल गए, शेर बहादुर देउबा, पुष्प कमल दहल प्रचंड और फिर KP शर्मा ओली। बार बार की सरकार बदलने से कोई स्थिर नीति नहीं बन पा रही, जनता का भरोसा डगमगाता चला गया। वहीं नेपाल की सत्ता में बैठे नेताओं के बच्चों की विदेश यात्राएं, महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड पार्टियां सोशल मीडिया पर लगातार सामने आती रहीं, जबकि आम युवाओं को नौकरी तक नसीब नहीं थी। यही विरोध सोशल मीडिया पर नेपो बेबी कैंपेन के रूप में सामने आया। जब सरकार ने सोशल मीडिया ही बैन कर दिया तो युवाओं को यह अपनी आवाज दबाने की कोशिश लगी और चिंगारी भड़क उठी। इस गुस्से में आग डालने का काम 3 बड़े घोटालों ने किया। 2021 का 54,600 करोड़ रुपए का गिरी बंधु भूमि स्वैप घोटाला, 2023 का 13,600 करोड़ रुपए का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला और 2024 का 69,600 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव घोटाला। इन अरबों के घोटालों ने युवाओं को साफ संकेत दिया कि सत्ता में बैठे लोग जनता का खून चूसकर ऐश कर रहे हैं और जवाबदेही से बच रहे हैं। विदेशी दबाव ने भी हालात को और उलझा दिया। ओली सरकार चीन की ओर झुकी हुई थी, जबकि पिछली सरकारें अमेरिका और भारत के प्रभाव में थी। इसी दौरान जब सोशल मीडिया बैन हुआ तब भी सिर्फ चीनी ऐप टिकटॉक चालू रहा।
जिससे युवाओं में यह धारणा और गहरी हुई कि नेपाल बड़े देशों का मोहरा बन चुका है। भारत से बढ़ती दूरी ने भी इस संकट को और तेज किया। ओली सरकार ने नेपाल के नक्शे में लिपुलेख दर्रे को शामिल किया, जिससे भारत नेपाल के संबंधों में तनाव बढ़ गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि नेपाल का 60% से ज्यादा विदेशी व्यापार भारत पर ही निर्भर है। ऐसे में संबंध बिगड़ने का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा और युवाओं की बेचैनी और गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। यह साफ है कि सोशल मीडिया बैन तो बस एक चिंगारी थी, असली बारूद था भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, घोटाले, राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी दबाव। यही वजह है कि नेपाल में यह आंदोलन सिर्फ फेसबुक क्यों बंद किया वाला नहीं रहा, बल्कि सिस्टम को पूरी तरह बदलो वाला बन गया। आगे की तस्वीर कई संभावनाओं पर टिकी है। फिलहाल खबर आई है कि सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। वो नेपाल की सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने से नेपाल में शांति स्थापित हो सकती है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 की ताजा रिपोर्ट पब्लिश हुई है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 की ताजा रिपोर्ट में इंदौर ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की। इंदौर ने देश के सबसे स्वच्छ शहर के साथ साथ वायु प्रदूषण नियंत्रण में भी पहला स्थान हासिल किया है। हालांकि ये बात जरूर है कि यहाँ PM10 स्तर में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के दूसरे रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए, इस बार मिलियन+ पॉपुलेशन श्रेणी में इंदौर पहले स्थान पर रहा। इसके बाद जबलपुर और आगरा या सूरत रहे, जबकि नवी मुंबई चौथे, कानपुर 5वें और भोपाल 6ठे स्थान पर रहे। 310 लाख जनसंख्या वाले शहरों की बात करें तो इसमें अमरावती पहले स्थान पर रहा और 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में मध्य प्रदेश के देवास ने शीर्ष स्थान हासिल किया। रिपोर्ट के अनुसार 130 में से 103 शहरों में PM10 स्तर में गिरावट दर्ज हुई है। इसमें मुंबई ने 44% की सबसे बड़ी कमी दिखाई। इसके बाद कोलकाता 37%, हैदराबाद और बेंगलुरु में 26%, दिल्ली 15% और चेन्नई 12% पर रहे। हालांकि कुल 22 शहरों ने ही राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक यानी NAAQS हासिल किए और बड़े महानगरों में केवल चेन्नई इस दायरे में आया, जिसका औसत PM10 स्तर 58 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रहा। आपको बता दें कि यह सर्वे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत हर साल कराया जाता है। इस सर्वे में 130 शहर हिस्सा लेते हैं। यह सर्वे इसलिए कराया जाता है ताकि शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़े और वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इस सर्वे में शहरों को 8 प्रमुख मानकों पर आंका जाता है। इसमें सड़क धूल नियंत्रण, ठोस कचरा प्रबंधन, वाहन और औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण, C&D वेस्ट मैनेजमेंट, जन जागरूकता और पार्टिकल पॉल्यूशन में सुधार शामिल है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने इस सप्ताह ब्लड मून देखा होगा। ये समझते हैं कि आखिर हमें चंद्रमा का रंग लाल क्यों दिखाई दिया। देखिए, ब्लड मून एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जो पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान होती है। इस स्थिति में होता यह है कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच आ जाती है और इससे चंद्रमा पृथ्वी की छाया के अंधेरे हिस्से यानी अम्बरा में प्रवेश कर जाता है। लॉजिक ये कहता है कि अगर चंद्रमा पृथ्वी के पीछे छिप जाएगा तो चंद्रमा डार्क दिखना चाहिए, लेकिन हम सबको चंद्रमा दिखा लाल। दरअसल पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरकर आने वाली प्रकाश की किरणें ही चंद्रमा को लाल रंग का बनाती हैं। दोस्तों, यह प्रभाव रैली स्कैटरिंग की वजह से होता है। इसमें छोटी तरंग दैर्ध्य वाली किरणें जैसे नीला प्रकाश अधिक बिखर जाती हैं
जबकि लंबी तरंग दैर्ध्य वाली किरणें जैसे लाल प्रकाश वायुमंडल से गुजरकर चंद्रमा तक पहुंचती हैं। यही कारण है कि चंद्रमा उस समय लाल, नारंगी या तांबे के रंग का दिखता है। चंद्र ग्रहण के पूर्णता के दौरान जब पूरा चंद्रमा अम्बरा में होता है तब इसका रंग सबसे गहरा हो जाता है और इसी अवस्था को ब्लड मून कहा जाता है। हालांकि रंग की तीव्रता वातावरण की दशाओं, धूलकणों और प्रदूषण के स्तर पर भी निर्भर करती है। वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चर्चा में है। दरअसल यह भूटान में बनने वाली एक बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इसे अदानी पावर और भूटान की सरकारी कंपनी ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन डीजीपीसी मिलकर बनाएगी। खास बात यह है कि यह प्रोजेक्ट मई 2025 में अदानी ग्रुप और डीजीपीसी के बीच हुए एक एमओयू के तहत बनने वाली पहली हाइड्रो परियोजना है। इस एमओयू में कुल 5000 मेगावाट हाइड्रो पावर विकसित करने की योजना है। बहरहाल इस खास प्रोजेक्ट की बात करें तो यह प्रोजेक्ट भूटान के चुखा जिले में वांगचू नदी पर बनाया जाएगा। इसकी कुल क्षमता 570 मेगावाट होगी और इसमें करीब 6000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। दोस्तों, यह परियोजना रन ऑफ द रिवर मॉडल पर आधारित होगी, यानी इसमें पानी को बड़े बांध में जमा करने के बजाय सीधे नदी के बहाव का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाएगी। इस पावर स्टेशन में 4 टरबाइन लगेंगी, जिनमें से हर एक की क्षमता 142.5 मेगावाट होगी। इसके अलावा 4 इलेक्ट्रिक जनरेटर भी लगाए जाएंगे। पूरा प्रोजेक्ट 2026 से शुरू होकर लगभग 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद यह हर साल करीब 2478.93 गीगावाट घंटे बिजली पैदा करेगा। खास बात यह कि यह परियोजना भूटान की सर्दियों में बिजली की जरूरतें पूरी करेगा, जबकि गर्मियों में जब उत्पादन ज्यादा होगा तो बिजली भारत को निर्यात कर दी जाएगी। आइए अब वांगचू नदी के बारे में आपको कुछ जानकारी दें। वांगचू नदी पूर्वी हिमालय की एक महत्वपूर्ण नदी है और यह सीधे जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। इसका उद्गम भूटान के हिमालयी ग्लेशियर्स और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। नदी भूटान के चुखा जिले से होकर बहती है और फिर भारत में प्रवेश करती है। इस नदी को भारत में रैदाक नदी कहा जाता है। भारत में यह नदी पश्चिम बंगाल और असम से गुजरती हुई अंततः ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ऊर्जा के लिहाज से यह नदी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूटान की कई जल विद्युत परियोजनाएं इसी नदी पर बनाई जा रही हैं। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR समझौते की 1987 की व्याख्या को एक तरफा तरीके से बदलने की तैयारी में है। दरअसल बात यह है कि ट्रंप अपने रीपर जैसे अत्याधुनिक ड्रोन और अन्य हाईटेक सैन्य ड्रोन को अन्य देशों को बेचना चाहते हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह बदलाव अमेरिका की हथियार निर्यात नीति में बड़ा बदलाव साबित होगा। अब अगर MTCR को समझे तो यह कोई औपचारिक संधि नहीं है, बल्कि एक अंतर सरकारी समूह है जिसमें सदस्य देश स्वेच्छा से मिसाइलों और उनसे जुड़ी तकनीक के निर्यात पर नियंत्रण लगाते हैं। इसे 1987 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर स्थापित किया था, ताकि न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइलों और उनके प्रोडक्शन से जुड़ी तकनीक का फैलाव रोका जा सके। बाद में 1993 में इसमें केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों को ले जाने वाली मिसाइलों पर भी ध्यान दिया गया। आज इसमें कुल 35 देश सदस्य हैं और भारत 27 जून 2016 को इसका 35वां सदस्य देश बना था। सदस्य देशों पर यह जिम्मेदारी होती है कि वे मिसाइल सिस्टम्स, रॉकेट सिस्टम्स, UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और उनसे जुड़ी तकनीक के निर्यात पर नियंत्रण रखें। आपको बता दें कि MTCR में तकनीक और उपकरणों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में सबसे संवेदनशील आइटम है, जैसे ऐसी मिसाइलें
जो 500 किलो या उससे ज्यादा वजन का वॉरहेड 300 किलोमीटर से दूर तक ले जा सकें। इनके ट्रांसफर पर बहुत सख्त पाबंदियां हैं। वहीं कैटेगरी 2 कम संवेदनशील टेक्नोलॉजी पर फोकस करती है, जैसे प्रोपल्शन सिस्टम, लॉन्च कंपोनेंट्स और छोटी रेंज वाले मिसाइल सिस्टम। इन पर सदस्य देशों को अपेक्षाकृत ज्यादा छूट मिलती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि MTCR कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं है, यानी अगर कोई देश इसका उल्लंघन करे तो उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती। हाँ, सदस्य देश आपसी बातचीत या वार्षिक मीटिंग में शिकायत उठा सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने अपने स्तर पर कानून बना रखा है, जिसके तहत वह MTCR नियम तोड़ने वाले देशों पर प्रतिबंध लगा सकता है। दोस्तों, क्रॉस रिवर गोरिल्ला सुर्खियों में है। गोरिल्ला की बात करें तो इनकी दो मुख्य प्रजातियां होती हैं। एक है वेस्टर्न गोरिल्ला, जिसमें वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला हैं और क्रॉस रिवर गोरिल्ला जैसी उप प्रजातियां हैं, और दूसरी प्रजाति है ईस्टर्न गोरिल्ला, जिसमें माउंटेन गोरिल्ला और ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला शामिल हैं। आपको बता दें कि क्रॉस रिवर गोरिल्ला दुनिया की सबसे संकटाग्रस्त गोरिल्ला उप प्रजाति है। इनकी संख्या अब 300 से भी कम रह गई है। इस वजह से ये न केवल दुर्लभ गोरिल्ला हैं, बल्कि अफ्रीका की सबसे संकटग्रस्त प्राइमेट प्रजाति भी मानी जाती हैं। ये मुख्य रूप से क्रॉस सनागा बायोको कोस्ट फॉरेस्ट इको रीजन में पाए जाते हैं। यह रीजन नाइजीरिया और कैमरून की सीमा के पहाड़ी इलाके में है। इनका आवास ऊपरी क्रॉस रिवर बेसिन के दोनों ओर स्थित लोलैंड, सब माउंटेन और माउंटेन फॉरेस्ट्स में मिलता है। शारीरिक रूप की बात करें तो इनके सिर की बनावट शंकु जैसी होती है और ऊपर एक कलगी या क्रेस्ट दिखाई देता है। वयस्क नर गोरिल्लाओं की पीठ के बीच से नीचे तक चांदी जैसी चमक वाली धारियां होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें सिल्वर बैग भी कहा जाता है। ये गोरिल्ला सामाजिक जीव हैं और आमतौर पर 2 से 20 के समूह में रहते हैं। आहार की बात करें तो ये शाकाहारी होते हैं और मुख्यतः टहनियां, पत्तियां, मेवे और बेरी खाते हैं। ये अपने भोजन के लिए अलग अलग पौधों और पेड़ों पर निर्भर रहते हैं। संरक्षण के लिहाज से स्थिति बेहद गंभीर है। IUCN रेड लिस्ट में इन्हें क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। आपको बता दें कि इनकी तेजी से घटती संख्या का कारण वनों की कटाई, आवास नष्ट होना और शिकार है। यही वजह है कि क्रॉस रिवर गोरिल्ला संरक्षण के लिए दुनिया भर में विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि इनकी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में कोई भी गोरिल्ला प्रजाति प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, क्योंकि गोरिल्ला केवल अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मिलते हैं। भारत में गोरिल्ला केवल जूलॉजिकल पार्क्स और चिड़ियाघरों में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये यहाँ के स्थानीय या स्वदेशी नहीं है। भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्राइमेट्स में लंगूर, मैकॉक, स्लो लॉरिस और गिब्बन शामिल हैं। इनमें से हुलॉक गिब्बन भारत का एकमात्र एप है जो उत्तर पूर्व भारत के जंगलों में पाया जाता है। ताजा खबर के अनुसार चीन की सेना ने दावा किया है कि उसने हाल ही में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के युद्धपोतों का पीछा किया और उन्हें चेतावनी दी, क्योंकि वे संवेदनशील ताइवान स्ट्रेट से गुजर रहे थे। चीन ने इस कदम को प्रोवोकेशन के रूप में देखा है। आइए समझते हैं कि ताइवान स्ट्रेट इतना खास क्यों है। दोस्तों, ताइवान स्ट्रेट एशिया के महाद्वीपीय हिस्से और ताइवान द्वीप को अलग करता है। इसे फॉर्मोसा स्ट्रेट भी कहा जाता है। यह स्ट्रेट दक्षिण पश्चिम में साउथ चाइना सी से शुरू होकर उत्तर पूर्व में ईस्ट चाइना सी तक फैला है। इसके एक तरफ चीन का फुजियान प्रांत है और दूसरी तरफ है ताइवान द्वीप। इसकी औसत चौड़ाई करीब 180 किलोमीटर है, जबकि सबसे संकीर्ण हिस्सा केवल 130 किलोमीटर चौड़ा है। यह एशिया के महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थित है और अपेक्षाकृत उथला है। यहाँ औसत गहराई करीब 490 फीट है और न्यूनतम गहराई 82 फीट है। इसमें चीन के फुजियान प्रांत से निकलने वाली कई नदियां जैसे जिउलोंग और मिन नदी आकर के मिलती हैं। यहाँ कई द्वीप भी मौजूद हैं। चीन की तरफ किनमेन और मात्सु प्रमुख द्वीप हैं, जबकि ताइवान की तरफ सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण द्वीप है पेंगहू। इसके अलावा शामेन और पिंगतान द्वीप भी हैं जिन पर चीन का प्रशासन है। वहीं पेंगहू, किनमेन और मात्सु पर ताइवान का प्रशासन है। खास करके पेंगहू द्वीप समूह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला हिस्सा है। आपको बता दें, ताइवान स्ट्रेट न सिर्फ रणनीतिक रूप से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक व्यस्त समुद्री मार्ग है जहां हर साल लाखों टन माल का आवागमन होता है। साथ ही यह चीन के सबसे समृद्ध मछली पकड़ने के क्षेत्रों में से एक है, जहां 100 से अधिक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यही कारण है कि यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार, मत्स्य संसाधन और सामरिक दृष्टिकोण से लगातार अंतर्राष्ट्रीय तनाव का केंद्र बना रहता है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक,
गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, आईजीपी, अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। अगली खबर किसी साइफाई मूवी की कहानी जैसी है। दोस्तों, लगभग 50 साल पहले अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर मिनरल्स और हाइड्रोकार्बन खोजने के लिए भेजा गया एक जहाज गलती से समुद्र की गहराई में ड्रिलिंग करते हुए मीठे पानी पर पहुंच गया था। उस समय यह खोज हैरान करने वाली थी, क्योंकि समुद्र के नीचे मीठा पानी मिलना असंभव सा लगता था। अब इंटरनेशनल वैज्ञानिकों ने उसी जगह फिर से ड्रिलिंग की और यह कंफर्म कर दिया कि समुद्र के नीचे एक बहुत बड़ा एक्विफर यानी पानी से भरी हुई चट्टान या मिट्टी की परत मौजूद है। यह न्यू जर्सी से लेकर मेन शहर तक फैली है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने यहां करीब 1289 फीट गहराई तक ड्रिलिंग की और 50,000 लीटर से ज्यादा पानी निकाला। आपको बता दें, एक्विफर धरती के नीचे मौजूद वो परत है जहां चट्टानें और मिट्टी पानी से भरी रहती हैं और ये पानी आसानी से इधर उधर मूव कर पाता है। दुनिया की लगभग 23% पानी की जरूरतें इन्हीं से पूरी होती हैं, जबकि 40% से ज्यादा सिंचाई ग्राउंड वाटर यानी एक्विफर्स के पानी पर ही निर्भर करती है। समुद्र के नीचे भी एक्विफर्स मौजूद होते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2021 की एक स्टडी के मुताबिक वहां करीब 10 लाख क्यूबिक किलोमीटर मीठा पानी दबा हुआ है। यह धरती की सारी नदियों और झीलों के पानी से कहीं ज्यादा है। अब यह पानी समुद्र के नीचे कैसे पहुंचा, इस पर अलग अलग थियरीज हैं। जैसे कुछ वैज्ञानिकों का तो मानना है कि आइस एज के समय जब समुद्र का स्तर बहुत नीचे था और आज की कई समुद्री जगहें जमीन थीं, तब बारिश और बर्फ पिघलने से पानी मिट्टी और चट्टानों में समा गया और वही पानी अब भी वहां फंसा हुआ है। वैज्ञानिकों को एक्विफर्स में हजारों साल पुराना पानी भी मिला, जिसे आइस एज का माना जाता है। दूसरी थियरी ये कहती है कि ये एक्विफर्स जमीन के एक्विफर्स से जुड़े हो सकते हैं, जो बारिश का पानी खींचकर समुद्र के नीचे भी पहुंचाते हैं। खास बात यह है कि एक्विफर्स का पानी हमेशा रिन्यूएबल नहीं होता, यानी एक बार खत्म होने पर कई बार इसे दोबारा भरने में हजारों साल लग सकते हैं। दोस्तों, इनका महत्व तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरी दुनिया फिलहाल पानी की कमी से जूझ रही है। 2023 की यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक पानी की डिमांड सप्लाई से 40% ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में समुद्र के नीचे छिपे मीठे पानी के ये भंडार हमारी प्यास बुझाने में मदद कर सकते हैं। भारत की बात करें तो हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर कंज्यूमर है। यहाँ लगभग 65% खेती और 85% ग्रामीण इलाकों की पानी की जरूरतें एक्विफर से ही पूरा होती हैं। लेकिन सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि भारत के आधे से ज्यादा एक्विफर्स पहले से ही स्ट्रेस में हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिससे आने वाले समय में गंभीर संकट पैदा हो सकता है। सोचिए जरा, धरती के नीचे एक कुदरती फ्रीजर छुपा हो और जो हजारों लाखों साल पुराने रहस्यों को संभाल कर रखता हो। जब ये रहस्य बाहर आएंगे तो क्या होगा? दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की है। दरअसल साइबेरिया के बर्फीले इलाकों में वैज्ञानिकों को एक 44,000 साल पुराना भेड़िया लगभग जस का तस मिला, मानो किसी ने उसे टाइम मशीन में डालकर भविष्य तक सुरक्षित भेज दिया हो। यह 44,000 साल पुराना भेड़िया परमाफ्रॉस्ट की परतों में मिला है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये परमाफ्रॉस्ट क्या चीज है? असल में ये वो जमीन है जो लगातार 2 साल या उससे ज्यादा वक्त तक 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे जमी रहती है। खास बात यह है कि यह सिर्फ आर्कटिक और अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और कभी कभी समुद्र की सतह के नीचे भी मिलती है। इसकी मोटाई कभी 1 मीटर होती है तो कहीं 1000 मीटर से भी ज्यादा। दोस्तों, ये परमाफ्रॉस्ट सिर्फ बर्फ नहीं होती, इसे आप मिट्टी, पत्थर और रेत का कॉकटेल समझ सकते हैं जो बर्फ की पकड़ में जकड़ा होता है। इसकी ऊपरी परत को कहते हैं एक्टिव लेयर। यह गर्मियों में थोड़ा पिघलती है, सर्दियों में फिर जम जाती है। कहीं ये परत बस 10 से 15 सेंटीमीटर मोटी होती है तो कहीं कई मीटर तक फैली रहती है।
दोस्तों, परमाफ्रॉस्ट सिर्फ ठंडी मिट्टी नहीं है, बल्कि यह एक टाइप का टाइम कैप्सूल है, क्योंकि इसके अंदर दबे रहते हैं हजारों साल पुराने पौधे, जानवरों के अवशेष जो ठंड की वजह से सड़ गल नहीं पाए। लेकिन यही जगह अब दुनिया के लिए खतरे की घंटी भी बन चुकी है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, परमाफ्रॉस्ट पिघलने लगे हैं, और जब ये पिघलते हैं तो दो बड़े खतरे सामने आते हैं। पहला, जमीन का सहारा टूट जाता है और सड़कें, घर और पाइपलाइन धंसने लगते हैं। दूसरा और सबसे खतरनाक, परमाफ्रॉस्ट में कैद कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें अचानक निकलने लगती हैं, जो धरती को और तेजी से गर्म करती हैं। इस हफ्ते का एक बड़ा और हैरान करने वाला घटनाक्रम हुआ। दरअसल इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हवाई हमला किया। हैरानी की बात यह है, ये वही कतर है जहां अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, और कतर अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माना जाता है। अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इजराइल ने ऐसा क्यों किया। देखिए, इजराइल ने कहा है कि उसने ये हमला वहां मौजूद हमास के डेलीगेशन को निशाना बनाने के लिए किया, जो सीज फायर पर बातचीत करने आया था। हमले में 5 हमास सदस्यों और कतर की सुरक्षा एजेंसी के एक सदस्य की मौत हुई, लेकिन हमास की मुख्य टीम बच गई। एक सवाल यह भी उठता है कि इजराइल ने इतना बड़ा रिस्क लिया क्यों। असल में इजराइल लगातार अमेरिका और दूसरे देशों के साथ चल रही बातचीत को बाधित करने के लिए ऐसे हमले करता आया है। इससे पहले उसने ईरान पर हमला किया था, जब अमेरिका ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर बातचीत कर रहा था। इजराइल का तर्क है कि ऐसे हमलों से विरोधी पक्ष कमजोर होता है और अमेरिका की पोजीशन मजबूत होती है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि यह कदम अमेरिका के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर देता है, क्योंकि यह दिखाता है कि इजराइल अपने एजेंडे के लिए अमेरिकी सहयोगियों पर भी हमला करने से नहीं हिचकिचाता। कतर की नजर से देखें तो यह हमला उसकी सॉवरेनिटी पर सीधा हमला है। कतर लंबे समय से अपनी छवि एक मीडिएटर स्टेट यानी मध्यस्थ देश की बनाकर रखे हुए है। उसने तालिबान से लेकर हमास तक कई मुश्किल बातचीत की मेजबानी की है। यही उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। लेकिन अब इजराइल के हमले ने इस भरोसे को हिला दिया और कतर की इस भूमिका को बड़ा झटका लगा है। यह भी फर्क समझना जरूरी है कि जब ईरान ने पहले कतर के अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागे थे तो उसने पहले से संकेत दिए थे ताकि असली नुकसान न हो। लेकिन इजराइल का हमला सीधा, खतरनाक और नुकसान पहुंचाने वाला था। यानी ईरान ने रिस्क कम लिया, इजराइल ने रिस्क उठाया। इस घटना के बाद ज्यादातर अरब देशों ने इजराइल की निंदा की है। सऊदी अरब ने तो यहां तक कहा कि कतर की मदद के लिए वो अपनी पूरी क्षमताएं झोंक देगा। कुल मिलाकर इस हमले ने यह साफ कर दिया कि इजराइल अब एक नई ताकत के रूप में सामने आ रहा है, जो अरब देशों की रणनीति और शक्ति संतुलन को बदल रहा है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। आइए अब देखते हैं बुलेटिन पर आधारित कौन से सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति का चुनाव आम जनता द्वारा सीधे होता है और इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू होती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा होता है और इसमें एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली का उपयोग होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ राज्यसभा के सदस्य वोट डालते हैं और यह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली पर आधारित है। या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल लोकसभा के सांसदों द्वारा किया जाता है और इसमें 2 तरफा मतदान प्रणाली लागू होती है।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों और तटीय क्षेत्रों के लिए कौन से प्रमुख उपाय किए गए हैं? केवल मछली उत्पादन बढ़ाना और राज्य सरकारों को जिम्मेदारी देना, आधुनिक तकनीक जैसे बायोफ्लॉक और RAS अपनाना, महिलाओं को आर्थिक मदद देना और क्लाइमेट रेजिलिएंट गांव विकसित करना, केवल मछुआरों को आर्थिक अनुदान देना और रोजगार को बढ़ाना, केवल तटीय क्षेत्रों में जल निकासी सुधारना और मछली निर्यात को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में शहरों को आंका गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंदौर ने मिलियन प्लस जनसंख्या वाले शहरों में वायु गुणवत्ता में सबसे खराब प्रदर्शन किया। सर्वेक्षण में कुल 130 शहरों में से केवल 22 शहर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक तक पहुंचे। दिल्ली ने सबसे बड़ी गिरावट 44% की गिरावट के साथ PM10 स्तर कम किया, या फिर सर्वेक्षण केवल मध्य प्रदेश के शहरों के लिए ही आयोजित किया गया? अगला प्रश्न है, पूर्ण चंद्र ग्रहण ब्लड मून के दौरान चंद्रमा लाल दिखाई देने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है? चंद्रमा पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है, पृथ्वी की छाया में UV किरणें अवशोषित हो जाती हैं और केवल लाल प्रकाश ही गुजर पाता है। वायुमंडल में रेले स्कैटरिंग के कारण छोटी तरंगदैर्घ्य वाली किरणें बिखर जाती हैं और लंबी तरंगदैर्घ्य वाली लाल किरणें चंद्रमा तक पहुंचती हैं, या फिर चंद्रमा के परावर्तक सतह पर विशेष रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जो लाल रंग उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह परियोजना भूटान के चुखा जिले में वांगचू नदी पर 570 मेगावाट क्षमता और 4 टरबाइन के साथ बनाई जाएगी। यह परियोजना भारत के पश्चिमी हिमालय में है और भारत सरकार द्वारा पूरी तरह वित्त पोषित है। परियोजना पूरी तरह रन ऑफ रिवर मॉडल पर आधारित नहीं है और इसमें बड़े बांध बनाए जाएंगे। वांगचू नदी भारत में केवल असम राज्य से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। MTCR एक औपचारिक कानूनी संधि है और इसके उल्लंघन पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत कार्रवाई कर सकती है। MTCR में तकनीक और उपकरणों को 2 श्रेणियों कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में बांटा गया है। भारत 2016 में MTCR का सदस्य बना और वर्तमान में 35वां सदस्य है। कौन सा या से कथन सही है या है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर सभी 1, 2 और 3? अगला प्रश्न, ताइवान स्ट्रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ताइवान स्ट्रेट को फॉर्मोसा स्ट्रेट भी कहा जाता है और यह चीन और ताइवान को अलग करता है। ताइवान स्ट्रेट की औसत चौड़ाई लगभग 180 किलोमीटर है और औसत गहराई लगभग 490 फीट है। पेंगहू द्वीप समूह चीन के प्रशासन के अधीन है और यह क्षेत्र मछली पकड़ने के लिए महत्वहीन है। कौन सा या से कथन सही है या है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर सभी? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र के नीचे पाए गए एक्वेफर में मीठा पानी मौजूद है और यह भूजल की तुलना में जल्दी रिन्यू नहीं होता। दुनिया की लगभग 23% पानी की जरूरतें केवल एक्वेफर से पूरी होती हैं। भारत में लगभग 65% कृषि और 85% ग्रामीण पानी की जरूरतें एक्वेफर्स पर निर्भर हैं। कौन से कथन सही है या है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, या फिर सभी 1, 2 और 3? तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले शनिवार को रात 9 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। पिछले हफ्ते जो सवाल मैंने पूछे थे उनके सही जवाब आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। इसे देखिए, ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।